हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का अगर विषय की बात करें तो विज्ञान देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 10 बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ना तो नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही समझने की कहीं और ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरे इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इसको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत है, तो आप लोग इस पर धैर्य बना के पूरे लंबे वीडियो को देखना है। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं आपको। उसके बाद आपको कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग जब इसको देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आने वाला है और एग्ज़ाम में जा करके आप फाड़ करके आने वाले हैं, मतलब कि एग्ज़ाम अच्छा से दे करके आने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग देर किस बात की करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो इस वीडियो के अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि अभी जो हम पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय को एक नज़र में कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोग को एक नज़र में किसी से प्यार हो जाता है ना, उसी प्रकार से इसको हम लोग प्यार करेंगे इस चैप्टर से और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को प्यार भरे नज़रों से देखते हैं और प्यार भरे अंदाज़ों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, क्या है पढ़ना, पहले हम लोग एक नज़र उस पर डालेंगे कि किस किस टॉपिक को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सभी टॉपिक को हम लोग एक बार पहले जूम इन करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। समझना है क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस गुरुत्वाकर्षण को हम 3 भाग में बांटे हैं। एक बांटे क्या है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको पहले देखेंगे। और क्या उसके बाद देखें, इस गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, जी का मान क्या होता है, m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है, ये सभी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 वस्तु 1 का द्रव्यमान है, वस्तु 2 का द्रव्यमान है और 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को r कहते हैं। ये सभी हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको हम इंट्रो बता दे रहे हैं क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो प्रतिक्रिया में हम लोग देखेंगे क्या, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल किसके किसके बीच लगता है। प्रणोद देखेंगे, दाब देखेंगे, प्रणोद का दाब का सूत्र क्या होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण का संबंध क्या है, ये सब देखेंगे। ये सभी पॉइंट को हम लोग एक करके देखेंगे। तो चलिए, हम लोग देर अब ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और समझते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टोरी सुनना चाह रहे हैं और स्टोरी सुनाना भी चाह रहे हैं। हम लोग समझते क्या हैं उसके बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण नाम से हम लोग को सिर्फ एक दिमाग में आता है कि एक हमारे न्यूटन बाबा थे, वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, उनको ऊपर से एक धड़ाम से गिरा क्या, सेब, और सेब गिरने के कारण वो दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, पेड़ से ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया। जिसके लेकर के वह मंथन करने लगे और कुछ वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज कर डाले थे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक हमारा पेड़ था और इसी पेड़ पर से एक फल यहाँ से गिरता हुआ, ये हमारे न्यूटन बाबा थे, सो रहे थे और यहाँ से धड़ाम से गिरा, तो वो बोले कि गुरुत्वाकर्षण है कि क्या है, इस पर मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद बहुत दिनों का रिसर्च करने के बाद उनको एक रिजल्ट मिला कि ये कोई बल होता है, वो बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए, पहले हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है क्या है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करने का तात्पर्य यहाँ पर कि पृथ्वी का एक आकर्षण बल होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करने का मतलब है पृथ्वी का एक अपना आकर्षण बल होता है और वह अपने बल के माध्यम से पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी भी चीज़ को जाने नहीं देता है। जब वो जाने लगता है तो उसको खींच करके वो वापस पृथ्वी पर ही खींच लाया करता है। उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि इसको हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, तो थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक तरीका से लिखना पड़ता है ताकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे वो अच्छा से आपको नंबर दे सके। तो लिखेंगे बल, वह क्या लिखें, वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सिंपल भाषा वही है जो भी हम बतलाए थे कि कोई भी बल जो पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा, क्या यह गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं क्या? नहीं, यह गुरुत्वाकर्षण बल हमारे
पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में हम बात करें तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, और जब वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उस आकर्षण बल को क्या हम कहेंगे? कहने का मतलब है कि अभी तो हम जस्ट पढ़े कि जब हमारा पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, अगर मान लीजिए पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित कर रहा है तो इसको तो बोल दिए कि पृथ्वी का आकर्षण बल है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं, क्या सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। अगर सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है तो उसका नाम क्या हम देंगे? तो उसका एक नया नाम दिया गया था, उसी से रिलेटेड संबंधित। ये भी हमारे एक ही दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन बाबा ही दिए थे, न्यूटन चाचा ही दिए थे। जो बोलना है बोल सकते हैं। वो क्या बोले थे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। चाहे आप क्लास 9th की हो, 11th की बात हो, हमेशा आपको ये देखने को मिलता है, चाहे तो आप कंपटीशन किसी भी सेक्टर में चल जाइए। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम से आपको तो इतना पता चल गया होगा कि ये जो इनके बारे में खोज किए थे न्यूटन के लिए, तो न्यूटन साहब थे हमारे, क्या किए थे थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि सर आइजक न्यूटन ने, क्या यानी जो हमारे न्यूटन हम लोग न्यूटन बाबा बार बार बोलते हैं, इनका नाम रियल में अगर बोला जाए तो सर आइजक न्यूटन है। वो क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। उन्होंने कब दिए थे? तो 1687 ईस्वी में हमको गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में एक्सप्लेन किए थे, हमको प्रतिपादित किए थे कि लीजिए आप पढ़िए, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का ऐसा नियम है, यह यहाँ पर लगेगा, यह ऐसे कार्य करेगा। तो हुआ क्या कि जब ये 1687 में दे दिए तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने लगे। तो इन लोग के बारे में स्टडी करना अलग चीज़ होता है, लेकिन एग्जाम में जब लिखना होता है ना तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि कैसे हम लिखेंगे कि अच्छा नंबर मिले। तो वो क्या बोले थे कि इस नियम के अनुसार जो हमारा है ना, दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा कितने पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल? 2 पिंडों का बीच का गुरुत्वाकर्षण बल और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी पढ़ लेना, आगे हम लोग समझने वाले भी। जैसे ही आगे बढ़े तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए देखते हैं एक बार। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमको आगे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लिया यहाँ पर 2 पिंड की बात किया जा रहा था। कितने पिंड की? 2 पिंड की। तो हम 2 पिंड मान लिए। अगर मान लीजिए 2 पिंड है, एक m1 और एक पिंड है m2, और इनके बीच की दूरी क्या है? d है। तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे में d स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि F यानी बल जो है समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर के, और इन लोग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, इसको हटाते हैं तो एक नया टर्म g आ जाता है। तो इसके जगह पर g आ जाता है तो एफ जी m1 m2 बटे में d स्क्वायर। इधर डायरेक्ट हम लिख लिए, क्या कर लिए इसको डायरेक्ट। इसको प्रूफ करने की भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलिए उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमको प्रूफ करना होगा कि आखिर कैसे आया, एग्जाम में देगा तब आपको कि साबित करें कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, कैसे कार्य करता है या उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो उसके लिए तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। फिगर में हम क्या देखें कि एक m1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है और एक m2 नाम की कोई ऑब्जेक्ट है या पिंड है बोल सकते हैं। वे एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। कितने दूरी पर? d डिस्टेंस पर। यानी कि m1 नाम का एक वस्तु है, एक m2 नाम का है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? d है। अब जो हम फिगर में बनाए उसी को अब लिखते हैं हम लोग। क्या करेंगे? उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मान लेते हैं, लिखेंगे मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान की 2 वस्तुएं। जी बिल्कुल है। a और b एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं? तो d दूरी पर स्थित हैं, जो कि अभी हम आपको बतला चुके हैं। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल F होता हो। अब देखिए, जब पहले ही हम बोल चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी पिंडों के बीच न कुछ बल लगता है, तो इन लोग दोनों के बीच में भी तो कुछ न कुछ बल लग रहा हो। तो मान लीजिए इन लोग दोनों के बीच का बल F लग रहा है, तो उसी को हम बोल दिए क्या कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है क्या है? F है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अभी जस्ट एक पेज ऊपर हम पढ़े हैं कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बहुत बात।
इसको हम लोग देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अब उसको लिख लेंगे। पहला नंबर पॉइंट क्या उसमें कह रहा था कि दोनों वस्तुओं के बीच के बल के द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए F जो है अनुक्रमानुपाती हो गया किसके किसके, दोनों पिंडों के गुणनफल के द्रव्यमान, यही ना जी। M1 M2 दोनों पिंड था, दोनों के गुणनफल कर दिए और किसके ही समानुपाती था या अनुक्रमानुपाती, F के था। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा में कह रहा था कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितना है हमारा d, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा d स्क्वायर, कितना हो जाएगा d स्क्वायर। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो इसका LHS बराबर है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है ना। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, दोनों को मिला जब देंगे तो हो जाएगा क्या, F बराबर क्या, F बराबर M1 M2 बाई में d स्क्वायर। अब यह जो हमारा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं समानुपाती, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हटता है, याद रखिएगा, समानुपाती जब हटता है क्या होता है, हटता है तो कांस्टेंट टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग अचर बोलते हैं, अचर आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं। जैसे ही इसको हटाएं तो इसके जगह पर g आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके जगह पर g। अब यही हमारा फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू जी M1 M2 बटे में d स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन क्या चीज़ है, तो आपको हम बतला देना चाह रहे हैं। यहाँ पर F जो है ना, F हमारा बल है, g हमारा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बल बोल सकते हैं, M1 पहला ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, दूसरा ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, और d हमारा हो जाएगा दोनों के बीच का दूरी। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लेकिन अब क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन हमारा आगे जब बढ़ता है तो अगला टॉपिक क्या हमारा बनेगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध बतलाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या, न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो इन लोग को संबंध के लिए पहले हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। अगर आप नए हैं तो पिछला वीडियो जाकर पहले एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। अगर हम यहाँ से अंडरलाइन करते हुए समझते हुए प्रयास किया जाए तो कह रहे हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या हम लोग पढ़े हैं, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यानी कि हम लोग पढ़े क्या है न्यूटन की गति के तीसरे नियम, कि जो हम कार्य करेंगे उसका हमको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा, मतलब कि एक्शन अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी हम बॉल को दीवार पर फेंकेंगे तो वह बॉल से टकराने के बाद वो गेंदा वापस हमको मिलता है, तो हमारा न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। लेकिन आगे चले तो आगे क्या हमको कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, ये तो हमारा हो गया तीसरा नियम, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है। जी बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम तो यही कहता है कि इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रहा है। जब आकर्षित कर रहा है तब क्या हम इसको बोल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये कोई एक पत्थर है, क्या हमारा पत्थर है और ये हमारा धरती है, याद रखिएगा, तो ये अगर नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो ये धरती जो है ना इसको आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। अतः पृथ्वी से उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। कैसे चाहती है, चलिए समझते हैं। तो यानी कहने मतलब कि केंद्र की ओर खींचती है, लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए। और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन क्यों नहीं खींच पाता है, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा द्रव्यमान है जबकि पत्थर छोटा है, इसलिए वह छोटा द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान की ओर आ जाता है। अब आगे इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि पत्थर का द्रव्यमान कम होने से उसमें त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, पत्थर का द्रव्यमान कम होने से उसका जो त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना वो बहुत अधिक है। कितना है, 1.65 गुने इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इतना होने के कारण वह जो है ना पत्थर को ही अपने ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। यही तो है, अनुभव नहीं हो पाता है, यानी उसको खींच नहीं पाता, पता नहीं चल पाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं।
अभी हमारा क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी, जैसे ही हम यहाँ से h ऊंचाई पर एक पत्थर को फेंकें तो ये पत्थर जो हमारा नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर भी पृथ्वी को खींचता है अपने ओर, लेकिन ये पत्थर का जो है ना छोटा होने के कारण, द्रव्यमान छोटा होने के कारण वो पृथ्वी को नहीं खींच पाता है और वह खुद खींचा चला आ जाता है कहाँ पर, पृथ्वी के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। अगर आगे हम बढ़े तो मुक्त पतन है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब होता है फ्री स्टेट, आप बोल सकते हैं। यानी कोई वस्तु जब फ्री स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक हम पत्थर को लिए और पत्थर को इसे ऊपर पृथ्वी आसमान में खिल दिए तो पत्थर डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, और गिरेगा तो उसी को हम लोग मुक्त पतन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर नीचे की ओर गिरना आरंभ कर देता है, क्योंकि वह पृथ्वी पर उसका गुरुत्वाकर्षण आरोपित होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस प्रकार से समझिए ध्यान से, एक वस्तु है, इसको हम यहाँ से उठा के फेंका, ऐसे गया फिर वापस नीचे आ गया, तो देखते हैं क्या है कि ऊपर तो जाता है लेकिन जाने के बाद मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर नीचे आने लगता है। इस कंडीशन से पता यही चलता है इस ऑब्जेक्ट पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू रहता है, लेकिन जैसे ही इसका वेग कम होता है तो वह फिर वापस नीचे खींचा चला आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। जिस प्रकार से हमको धरती पर समतल जगह पर स्पीड को परिवर्तन करते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए हमको जी की ज़रूरत होता है, स्मॉल ए की ज़रूरत होता है। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को आसमान में ऊपर फेंका जाता है, किधर ऊपर फेंका जाता है, इसमें भी वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन जब होता है तो यहाँ पर भी एक जी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जी का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो समझिए क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। यानी कोई अगर स्वतंत्र रूप से हमारा क्या वस्तु है और वह पृथ्वी की ओर गिर रहा है, और गिरने के कारण उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से सूचित करते हैं तथा इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। याद रखिएगा, जी का हमेशा दिशा किधर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे क्या कर रहा है कि नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु और ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु के लिए गति का समीकरण। अगर मान लीजिए कोई हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तब उसका गति समीकरण होगा, और वस्तु को अगर नीचे फेंक रहे हैं तो उसका गति का समीकरण क्या होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे। अगर आगे बढ़े तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक एक नंबर करके सीरियल वाइज से कुछ दिया हुआ है। कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु आरंभिक वेग u से नीचे गिर रही है, याद रखिएगा कितना वेग से नीचे गिर रही है, u वेग से नीचे गिर रही है, तो इस कंडीशन में उसका जो वेग का फार्मूला हो जाएगा v = u + gt हो जाएगा। v = u + gt कैसे ही आया, तो गति के समीकरण से हम लोग पढ़े v = u + at, तो a जो हमारा है ना वो g में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, g में। और t समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो t यहाँ समय जो है ना और तय की गई जो दूरी है उसको हम लोग h ले सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, h ले। और ये h हमारा हो जाएगा ut + ½ at²। और यह फार्मूला आपका इसी का दिया हुआ देने हैं, s = ut + ½ at² या आधा स्क्वायर। करना क्या है, जहाँ s था वहाँ h कर दिए, और जहाँ क्या था हमारा a था वहाँ हम क्या कर दिए, g कर दिए। क्या कर दिए, g कर दिए। बाकी हमारा सेम चीज़ वही रहेगा। एक और हमारा आता है v, u और h के संबंध में, यानी तीनों उसमें उपयोग में आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गति का तीसरा समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं v² = u² + 2gh। यहाँ पर भी सिर्फ g के जगह पर आपको a किया गया है, और h जो है s के जगह पर है। किसके जगह पर है, s की जगह पर है। s हमारा तय की गई दूरी, ये हमारा त्वरण है। लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाता है और वह अगर गति में आता है तो उस ए की जगह पर हम लोग जी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जी का उपयोग करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या आपका कह रहा है, सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में नीचे गिर रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु था यहाँ और यहाँ से चलना डायरेक्ट, और यहाँ पर हमारा समतल है, यहाँ से इसको जैसे छोड़े नीचे आना प्रारंभ कर देता है, गिरना स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में जो इसका u का वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह विरामावस्था में था। अब विरामावस्था में होने के कारण उसका u का वेग क्या हो जाएगा, 0, जबकि जो इसका गति होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा t सेकेंड पश्चात अंतिम वेग, तो v = gt हो जाएगा, और t समय पश्चात तय की गई दूरी जो होगा h = ½ gt² हो जाएगा, ½
GT² और VU और H के संबंध में अगर बात करें तो V² + 2GH हो जाएगा। ये सभी फार्मूला को आपको याद रखना हो क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बतलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट में कह रहा है कि जब कोई वस्तु आरंभिक वेग u से ऊपर जा रही है तब गुरुत्वीय त्वरण g ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु की वेग की दिशा ऊपर की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण दिशा नीचे की ओर है। इस स्थिति में हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलिए कैसे लेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग राइट डाउन कीजिए और पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पृथ्वी है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की ओर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये जो था ना ऊपर की ओर जा रहा है, किधर, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो हम तो इसको ऊपर बल लगा रहे हैं, किधर, ऊपर की ओर। लेकिन होता क्या है कि इस वस्तु होने के कारण एक इस पर और बल लगता है नीचे की ओर, उसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, जी। तो यहाँ पर F और G एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर जो G का मान लेते हैं वो हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। कब, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तब। लेकिन अगर मान लीजिए यही वस्तु आपका नीचे की ओर है, किधर है, नीचे की ओर। कैसे, चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक कोई धरती हमारा हो गया सतह, यहाँ पर एक हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये नीचे की ओर आ रहा है। जब नीचे की ओर आ रहा है तो इस पर बल F लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी इस पर लग रहा है G। दोनों का देखिए सेम डायरेक्शन है, एक ही जगह। तो इस कंडीशन में इन लोग दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। और क्या लिख रहा है, ऊपर की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर। इस स्थिति में t समय पश्चात जो वेग हो जाएगा v = u - gt और t समय पश्चात जो इसका वेग होगा h = ut - ½ gt²। ये सभी फार्मूला को याद रख लेना है, आपको एग्जाम में काम आएगा। आप वहाँ पर जाकर के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो भार क्या हमारा है, भार क्या होता है जी। तो भार के लिए आप एक ही याद रखिए, भारी भाषा, बल ही भार है। क्या है, बल ही भार है। फिर आप बोलिएगा सर बल ही भार है, जी बिल्कुल। यानी जो W है F है, W और F दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वो जल्दी नीचे की ओर आ जाता है। इसलिए बल बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण और बल बराबर फार्मूला होता है ma। आगे देखिए तो कह रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण g है। तो यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा, mg। F बराबर क्या हो जाएगा, mg। कैसे, तो बल F हो गया, मास m हो गया और त्वरण एक जगह पर क्या हो जाएगा, g, क्योंकि ऊपर और नीचे काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर कि लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल कितना हमारा है, आरोपित बल का कहलाता है, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है। पृथ्वी जो आरोपित करे इस पर बल वो भार कहलाता है। इसे W से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं इसको, W से। और W बराबर जो फार्मूला हमारा इस प्रकार से हो गया mg। W बराबर क्या हो गया, mg। कोई दिक्कत नहीं तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणोद तथा दाब। अब हमारा है प्रणोद तथा दाब। अगर प्रणोद की बात करें तो प्रणोद क्या होता है, चलिए समझिए। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। मानिए कोई एक वस्तु है और इसके लंबवत 90 डिग्री पर इस पर बल हम लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रणोद। लेकिन वहीं पर आगे हम देखें ध्यान से तो आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा कि दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये आपका घर है, ये आपका घर है। एक मिनट, थोड़ा हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये आपका घर है और हम क्या कि इधर से गए और खड़ा होकर के इस पर एक ऐसे पैरेलल लंबवत 90 डिग्री पर बल लगा रहे हैं। और जब लंबवत डिग्री पर 90 डिग्री पर बल लगाते हैं तो इसी को हम लोग दाब कहते हैं। और दाब बराबर जो फार्मूला होता है प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट, करें दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है और इसे PA से सूचित किया जाता है। अब हमारा है उत्प्लावन। क्या है, उत्प्लावन। तो चलिए उत्प्लावन को पहले हम लोग समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। अगर हम उत्प्लावन की बात करें तो उत्प्लावन बल होता क्या है, तो कह रहे कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है और वस्तु के नीचे भार के और कारण के तल पर ऊपर होता है, बल लगता है। यानी कि मतलब कि उत्प्लावन बल मतलब जब हम नदी में जाते हैं
नहाते धोआते हैं या किसी पत्थर को फेंकते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे जाकर नदी में बैठता है। तो जब हम उस नदी में जाते हैं तो हम तो बल उस पर लगा ही रहे हैं, लेकिन वो पानी भी जो तरल पदार्थ है ना, वो हमको ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसके कारण हम अपने रास्ता में विचलित होते हुए दूसरी जगह जाकर के बैठ पाते हैं। यही तो कारण है कि पानी में हम लोग एक जगह पर जहाँ पर जंप करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर के नहीं बैठ पाते हैं। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल सदा ऊपर की ओर आरोपित होता है। जी बिल्कुल, उत्प्लावन बल क्या होता है? ऊपर की ओर, जो पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा वो उत्प्लावन बल करा रहा है। इस बल का परिमाण द्रव घनत्व परिणाम पर निर्भर करता है। वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल, वस्तु डूब जाती है, क्या करा है? वस्तु पर लगने वाला जो बल है ना वो छोटा होता है, किससे? उत्प्लावन बल से, ठीक है ना। और उत्प्लावन बल से जो बड़ा हो जाएगा वो वस्तु डूब जाएगी। क्या हो जाएगा? वस्तु डूब जाएगी। नेक्स्ट, वस्तु पर लगने वाला बल छोटा भी हो सकता है, बराबर भी होता सकता है, किसके? उत्प्लावन बल और वस्तु में तैरने वाली चीज़ के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग उत्प्लावन बल को कंप्लीट किए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, घनत्व। अब घनत्व क्या होता है इसको समझते हैं। तो घनत्व कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ के एकांक समय आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या? एकांक समय आयतन। एकांक समय आयतन को अगर हम बात करें तो हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। और घनत्व को डी से सूचित करेंगे, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, हम कुछ भी सूचित कर सकते हैं लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा। और इसका घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा kg मीटर पावर -3 होता है। क्या होता है? kg मीटर -3 होता है। एक होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी आपको प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन इससे लेकर के ही है। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है ना कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंत से डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है। यानी कहने मतलब कोई भी वस्तु को जब हम नदी में फेंकते हैं या उसको डुबाने का प्रयास करते हैं तो वह डूबता नहीं, ऊपर की ओर छलाया हुआ रहता है। उसका कारण एक ही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, यानी कि उस पर उत्प्लावन बल लगता है। क्या लगता है जी? उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है, या बायसी फोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अपेक्षिक घनत्व। और ये अपेक्षिक घनत्व आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अपेक्षिक घनत्व में क्या करा है कि हम पदार्थ के घनत्व को, क्या? पदार्थ के घनत्व को जब हम पानी के घनत्व से भाग दे देंगे तो हमको अपेक्षिक घनत्व मिल जाएगा। और अपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक नहीं होता है। जब SI मात्रक नहीं होगा तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ताकि उन लोग भी इससे बैठ करके पढ़ करके कुछ अपना बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट डे अपने कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन में भी।